नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी रुकता नहीं। मैं शिवानी शाह हाजिर हूँ आपके सामने आज की इस खबर के साथ। पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता उमेश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बेऊर थाना के एसआई फयाज आलम ने एक साजिश के तहत हमारे क्लाइंट 63 वर्षीय देव नारायण प्रसाद एवं उनके बेटे 34 वर्षीय अजीत कुमार पर शराब पार्टी करने का आरोप लगाकर जेल भेज दिया है। देव नारायण पेशे से शिक्षक हैं, बेटा बिजनेसमैन है। करीब 1 साल पहले एक प्रेम प्रसंग के मामले में दुश्मनी निकालने की वजह से तरह तरह के हथकंडे अपनाते हुए देव नारायण एवं उनके परिवार वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको बता दें कि 1 साल पहले देव नारायण प्रसाद के में राकेश कुमार की बेटी से देव नारायण प्रसाद के बेटे का प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों प्रेमी प्रेमिका आपस में गुप्त रूप से शादी भी कर लिए थे। रिश्ते में दोनों चाचा भतीजी लगते थे। राकेश कुमार को समाज में थूथू होने की वजह से सामाजिक स्तर पर इस मामले को दबा दिया गया था। बस यहीं से दोनों परिवारों में दुश्मनी चलती आ रही थी। राकेश कुमार एवं फयाज आलम दोनों एक दूसरे के हमदम इसी केस के दौरान बने थे। उसी समय से देव नारायण प्रसाद एवं उनके परिवार वाले राकेश कुमार के आंखों का कांटा बने हुए थे। प्रेम प्रसंग के मामले को रफा दफा करने के लिए पहले भी फयाज आलम 5 लाख रुपए की मांग देव नारायण प्रसाद से कर चुके थे। पिछले दिनों 22/6/2022 को पटना के सिपारा से शिक्षक देव नारायण प्रसाद एवं उनके 34 वर्षीय बेटे अजीत कुमार को शराब पार्टी करने का आरोप लगाकर रात में 12 बजे पुलिस उठाकर जेल भेज देती है। आइए देखते हैं पटना से हमारे संवाददाता मुकेश कुमार की ये रिपोर्ट। ये जो बेऊर थाना का मामला है पूरा डिटेल में जरा बताएंगे। हम बता सकते हैं। ये केस है बेऊर थाना काम संख्या 290/2022, डेटेड 23/6/2022। ये इस केस के आयु है फयाज आलम और एक्यूज इस केस में बनाए गए हैं दो जो बिल्कुल ही निर्दोष हैं, देव नारायण प्रसाद और ये 63 वर्ष के हैं और दूसरे हैं अजीत कुमार देव नारायण प्रसाद के लड़के अजीत कुमार को छोटू। इसके बारे में ये है कि ये बिल्कुल एक षड्यंत्र के तहत एक केस दर्ज किया गया है, जैसा देखने से ही प्रतीत होता है। और चूँकि देव नारायण प्रसाद और अजीत कुमार का मैं इस मुकदमा में अधिवक्ता नियुक्त किया गया हूँ। हमको एफआईआर पढ़ने का मौका मिला। एफआईआर हमने पढ़ा, अच्छी तरह से देखा। जैसे कि इनके संबंधियों ने एक्यूज ने मुझे बताया, उसके अनुसार ये बिल्कुल ही फॉल्स केस लगता है और इनको षड्यंत्र पूर्वक फंसाया गया है। और षड्यंत्र में सम्मिलित इनके देवनारायण प्रसाद के अपना भतीजा राकेश कुमार भी सम्मिलित है। और राकेश कुमार से पहले से ही इस केस के आयु जो है फयाज आलम इनसे संबंध है और पहले भी वो कई बार इनको फंसाने का प्रयास किए थे। यानी इनका पड़ोसी और फयाज आलम का आपस में मिली भगत के वजह से ये कांड हुआ है क्या? बिल्कुल, जहाँ तक अभी तक मेरे नॉलेज में और जानकारी के अनुसार ये बिल्कुल सत्य बात है। किस थाने का मामला है? ये बेऊर थाना का मामला है, पटना जिला अंतर्गत बेऊर थाना। क्या हुआ था उस रात्रि में? उस रात्रि को ये हुआ कि देवनारायण प्रसाद प्रतिदिन की भांति अपने परिवार के साथ, मतलब उनके परिवार में तो देवनारायण प्रसाद हैं और उनके एक छोटा लड़का है अजीत कुमार, वो दोनों खा पी करके अपना सो रहे थे। तो करीब 12 बजे के आसपास, करीब 12 बजे रात्रि के आसपास फयाज आलम वहाँ पहुँचते हैं, दरवाज़ा खुलवाते हैं। दरवाज़ा ये लोग आराम से खोल देते हैं। खोलने के बाद उनको कहा जाता है कि आप चलिए छत पर। दोनों को, अजीत कुमार और देवनारायण प्रसाद को फयाज आलम के द्वारा, उनके पुलिसकर्मी के द्वारा कहा जाता है कि जाने के बाद फयाज अहमद बताते हैं कि उससे वो क्या सामान है। इनको कोई जानकारी नहीं है कि क्या सामान है। उसमें कुछ शराब का बोतल था और कुछ गांजा जैसा कोई पदार्थ था। ये सब सामान पकड़ा गया। चूँकि राकेश कुमार जो देवनारायण प्रसाद के भतीजा हैं, उनसे पहले से दुश्मनी चल रही थी। दोनों का मकान एक दूसरे के मकान से सटा हुआ है। देवनारायण प्रसाद के मकान से और उसके राकेश कुमार के मकान पर आराम से जाया जा सकता है और राकेश कुमार के मकान से आराम से
देवनारायण प्रसाद के मकान पर आज आपके कहने का मतलब ये हुआ कि प्रशासन कहीं ना कहीं संलिप्त है राकेश कुमार के साथ। 100% वो इसलिए जो मादक पदार्थ पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं रखा गया है। बिल्कुल इसलिए कि देवनारायण जैसा कि बताया गया और सीसीटीवी फुटेज निकला, अगल बगल में अड़ोस पड़ोस के लोगों के पास जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उनसे इंक्वायरी किया गया, उनको उस सीसीटीवी को देखा गया तो पता चला कि पुलिस जब आती है फयाज आलम तो सबसे पहले राकेश कुमार के घर पर जाते हैं। वहाँ 2-3 मिनट 4 मिनट रुकने के बाद पुनः वहाँ से अमित कुमार के घर आते हैं और अमित कुमार के घर पर आने के बाद अमित कुमार को दरवाजा खुलवा कर करके अजीत कुमार और देवनारायण प्रसाद का दरवाजा खुलवा कर करके छत पर जाते हैं। कोई भी पुलिस पदाधिकारी अगर किसी को सूचना मिलेगा कि किसी के घर में अवैध कारोबार हो रहा है तो सर्वप्रथम वो जहां एक्यूज रहेगा उसके इर्द गिर्द उस कमरा को, उसके रसोई घर को, उसके बाथरूम को इर्द गिर्द इंक्वायरी करेगा कि यहाँ क्या है, मतलब जो भी उसके पोजीशन में है। चूंकि उनके मकान 3 मामला है ना, तो उस मकान में किरदार भी रहते हैं, तो वहाँ कहीं नहीं गया। सबसे पहले नीचे कहीं नहीं गया, छत पर क्यों गया? उसको जानकारी थी कि छत पर है। छत पर उनको कैसे जानकारी हुई? किसी का नाम नहीं बताया। आखिर पुलिस को फयाज आलम को किसने बताया? एक सवाल उस छत पर अवैध सामान रखा हुआ है। एक सवाल है, एफआईआर में जिस तरीके से लिखा गया है कि वहाँ शराब की पार्टी चल रही थी छत पे, इसमें कितना सत्यता है? तो अगर शराब की पार्टी चल रही थी तो शराब पार्टी में उनका कहीं मुंह से गंध आना चाहिए शराब पीने का। देवनारायण प्रसाद उनके लड़कों को बीच जो शराब पार्टी अगर किसी के बीच चल रही थी तो शराब पार्टी में रात्रि को लोग सोए हुए थे तो उनका तो इंसाइजर मशीन से जांच करनी चाहिए थी कि हाँ ये शराब पिए हुए थे। तो ये सब कहीं नहीं किया गया चूंकि शराब दे करके मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइन छोड़ देना था, वो अभी शुरू है या फिर ऐसे ही पेपर पर बतौले? शराब में, हाँ शराब में है, हाँ शराब में ये रिपीट होगा। तो ये तो छोड़ भी सकते थे इनको। शराब में नहीं, चूंकि इनके केस में एनडीपीएस एक्ट लग गया है। अच्छा, एनडीपीएस एक्ट लग गया है। हाँ फिर से बता दीजिए, धारा पहले बता दीजिए। देखिए इस केस में धारा लगाया गया है 30A बिहार उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम 2018। साथ ही साथ लगाया गया है धारा 20 और 22 एनडीपीएस एक्ट। धारा 30A में नहीं छूटता है आदमी, वो धारा 30B में छूटता है। 30B कहता है शराब पीना। तो शराब जो अगर पहली बार कोई पीता है तो उसको 5000 रुपया फाइन लग कर करके उसी समय कोर्ट से छूट जाता है पीआर मोड पर, मतलब केस फाइन जमा कीजिए केस समाप्त है। लेकिन ये 30A लगा हुआ है। 30A का मतलब शराब का बिक्री करना, ठीक है, ये नॉन बिलेबल सेक्शन हो जाता है। उसी तरह से 20 और 22 एनडीपीएस एक्ट नॉन मतलब बिलेबल नहीं है, नॉन बिलेबल है। इसलिए इनको तत्काल उस समय जिस समय कोर्ट में ले गया था नहीं छूट सकता। धारा इतना ही लगा को? हाँ, धारा यही लगा। ये बहुत बिल्कुल। अच्छा, इसके पहले भी परेशान किया गया पुलिस द्वारा? पुलिस के द्वारा पहले भी देवनारायण प्रसाद और उनके लड़कों को पकड़ के ले जाया गया है, आज से करीब 6 महीना पहले। कुछ पैसे का भी डिमांड हुआ था पुलिस की तरफ से? उस समय आया था तो 5 लाख का डिमांड किया था, नहीं देंगे तो आपको तुरंत ले जाएंगे। किसने किया था डिमांड? जो फयाज आलम, फयाज आलम ने 5 लाख। डिजिग्नेशन क्या उनका? ASI कौन थाना? पटना। तो क्या आपको लगता है कि उसी का वो बदला ले रहे हैं आपसे? इसी का बदला ले रहे हैं। इस बार उन्होंने डिमांड की 10 लाख दो, मैं छोड़ दूंगा। 10 लाख? हाँ, 10 लाख घर से किसी को उठाइए और 10 लाख दीजिए और छोड़ेंगे। लेकिन हैसियत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये जो फिरौती किंग जो होते हैं, फिरौती माफिया, अब ये पुलिस प्रशासन ही फिरौती मांग रही है। जी, ऐसा फयाज आलम को ढूंढकर पूरी तरह से मिले हुए पूरी तरह से। पुलिस प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं आप? वरीय अधिकारी से क्या चाहते हैं? वरीय पुलिस पदाधिकारी से हम लोग यही कहेंगे, निवेदन देंगे, आवेदन देंगे इनकी ओर से, यही आवेदन ही देंगे कि हम ये निर्दोष हैं। आप किसी ईमानदार और वरीय पुलिस पदाधिकारी से स्थानीय स्तर पर जांच करवा लें कि पहले से कोई कारोबार करते थे शराब का भी पीते थे या शराब का बिक्री करते थे या उस दिन कर रहे थे।
इंक्वायरी कीजिए, अगर ऐसा है तो इन लोगों के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित कीजिए, नहीं है तो इन लोग को टोटल किया जाए, इस मुकदमा से बरी किया जाए। अगर पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको सहयोग नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? तो अब तो फिर हम लोग कोर्ट का ही सहायता लेंगे। अंत में अगर पुलिस पदाधिकारी, एक पदाधिकारी नहीं मदद करेंगे तो दूसरे पदाधिकारी, बड़े पदाधिकारी के पास जाएंगे। अगर वो भी नहीं करेंगे तो और बड़े पदाधिकारी के पास जाएंगे। कोई नहीं जब करेंगे तो हम लोग तो कोर्ट का शरण लेंगे ही। कोर्ट का तो शरण अंत होगा तो कोर्ट के सहयोग से सब कुछ मिलता है, न्याय मिलता है, इसलिए कोर्ट का ही शरण में हम लोग रहेंगे। सर अपना पूरा परिचय दे दें। मेरा नाम उमेश कुमार हुआ और सिविल कोर्ट एवं हाई कोर्ट पटना में वकालत कर रहा हूँ 1995 से। सिविल क्रिमिनल सब केस देखता हूँ और ब्रह्मपुर में मेरा अपना निवास स्थान है और बस यही परिचय है। इस केस का देखभाल आप भी कर रहे हैं? इस केस का देखभाल कर रहे हैं। आप अपना परिचय बता दीजिए। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं अमित कुमार, देवनारायण प्रसाद का बड़ा बच्चा हुआ आपका। आपको क्या लगता है इस मामले में आप किया गया एक गलत आरोप? कोई गवाह होगा इसका? इसके बहुत सारे उस मोहल्ला के गवाह हैं। सीसीटीवी सर जो वो FIR किए हैं उसमें कोई ना कोई तो गवाह होगा ना, घर मकान अगल बगल का? नहीं, कोई नहीं है। इंडिपेंडेंट विटनेस कोई नहीं है, पुलिसकर्मी ही सिर्फ है। यानी कि गवाही भी हम देंगे और गिरफ्तार भी हम ही करेंगे। हाँ। और आवेदनकर्ता भी हम ही होंगे। यही सही बात, यही यानी तीनों काम आप कीजिएगा। बिल्कुल यही हुआ है। तो कहीं ना कहीं तो पूरी तरह से मिली हुई है। 100%। क्योंकि जिस घर में वो पहले गए थे उस घर में किसी को गवाह बना सकते थे। हाँ। जिस घर में वो आए हैं उस घर में भी परिवार और भी लोग रहते होंगे। हाँ। उनको भी गवाह बना सकते थे। लेकिन किसी को नहीं बनाया किसी गया। घर को इंक्वायरी नहीं किया गया। नहीं किया गया। नहीं किया गया। जिस रूम में ये लोग थे सोए हुए, जिस मतलब किचन, बाथरूम, लैट्रिन जो भी है, कहीं इंक्वायरी नहीं किया गया, डायरेक्ट छत पर ही गया। अच्छा, उस पुलिस को पता कैसे चला कि डायरेक्ट छत पर गया, कहीं नीचे रूम में अब ये तो सर्च नहीं पुलिस, किया गया? ये तो पुलिस बताएगी। 10-12 कैमरे हैं, लेकिन 10-12 कैमरे में कहीं चेक नहीं किया गया। इस बात की जानकारी तो पुलिस को देनी चाहिए जी। क्योंकि पुलिस को किसने बताया कि देवनारायण प्रसाद के यहाँ शराब पार्टी चल रही है, यहाँ वहाँ अवैध कारोबार होता है, जबकि ये सोए हुए स्थिति है, तो मुंह से शराब का गंध नहीं आ रही है, तो शराब पार्टी कैसे चल रही है? देवनारायण प्रसाद जी का उम्र कितना होगा? उनका उम्र लगभग ऐसे दिया गया है 73 वर्ष, लेकिन हमारे समझ से उनका उम्र करीब 75-76 वर्ष। और बेटे का उम्र? बेटा का उम्र करीब 34-35 साल। तो आपके अनुसार शराब पार्टी चल रहा था उस दिन, तो और भी लोग होने चाहिए? सिर्फ 2 ही लोग तो शराब पार्टी चल ही नहीं रही थी, इसलिए वहाँ और आदमी होने का सवाल कहाँ होता? यानी कहीं ना कहीं पुलिस कानूनी प्रक्रिया आप क्या की जाएगी? अब तो सर्वप्रथम हम इसको बेल फाइल करेंगे दोनों की ओर से। कोर्ट को हम बतलाएंगे कि निर्दोष है, कैसे निर्दोष है, सारा तथ्य अपने पास रखेंगे और उसके बाद बेल कराने का प्रयास करेंगे। यानी पुलिस किसी को भी शराब रख करके फंसा करके जेल भेज दे रही है? कि शुरू से ऐसा हम तो फैयाज आलम जो ASI हैं देव थाना के, और जो मेरे वो गोतिया राजेश कुमार, दोनों भूमिका संगीत है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत बार हम लोग को टॉर्चर किया गया। पैसे लेकर के वो आता है, हम लोग को धमकाता है, रात्रि में तंग करता है आकर के। जैसा आपने पिछली बार बताया 6 महीने पहले, उस समय क्या घटना हुई थी? उस समय घटना हुई थी कि मैं और मेरा भाई इस फैमिली क्या गए हुए थे, तो अटेंडेंस शायद 8 बजे के आसपास वो फैयाज आलम आया और मेरे पिताजी को उठा करके थाना ले गया। ना कोई वारंट, ना कोई नोटिस। फिर हम लोग को जब पता चला तो मैंने लोकेशन से कॉन्टेक्ट किया, इनको भेजा और एक हमारी भाभी लगती है वो गई। जब वहाँ पूछा गया, वहाँ के जो थाना अध्यक्ष थे शायद से वो अमित कुमार थे से, तो वो बोले कि मैंने तो सिर्फ इंक्वायरी करने के लिए उठा के कैसे गया, उसका फिर छोड़ दिया गया, शादी में लिखा गया, कुछ था नहीं। फिर से उसी चीज़ को दोहराया गया? उस चीज़ को दोहराया गया, लेकिन इसमें बहुत बुरे तरह से संघर्ष से फंसा गया। इस बार कितना मांगा गया? इस बार तो वही 10 लाख रुपया दो निकम प्रसाद फैयाज आलम हर बार ऐसा करते हैं। क्या बोले कि 10 लाख अगर आप नहीं देंगे तो आगे क्या करेंगे प्रशासन? आप तो पूरी तरह से इस तरह से फंसा देंगे कि आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। किस तरह का, मतलब किस तरह के फंसाएंगे? आप पुराने पे, क्योंकि हम एक रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर है, मैं जॉब करता हूँ, तो वो बोलते हैं कि नौकरी भी नहीं करने देंगे, आपको ज़िंदगी भी खराब कर देंगे, आपकी इस फैमिली को हम गाली नहीं देंगे। अपना परिचय दें।
मैं अमित कुमार, पिता के सिपाही का चलिए धन्यवाद। इस कड़ी में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एनएसडी टाइम्स के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। एनएसडी टाइम्स के लेटेस्ट खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अंत में बेल आइकन दबाना ना भूलें।